जी स्टूडेंट्स, कल हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का जो नेम है वो हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर के अंदर हम एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, उनकी फ़र्दर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट कंडीशंस में उनका बिहेवियर क्या होता है। इसके अलावा फर्दर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, चैप्टर नंबर 1 के अंदर तो हमने उसको थोड़ा सा पढ़ा था, यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फिर फर्दर हम एटम के अंदर शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स किस तरह से होते हैं, उनकी शेप्स क्या होती हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। आज का जो हमारा जो स्टार्टिंग जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो काफ़ी इजी है। आप अपनी बुक्स ओपन कर लें और इस चैप्टर को ओपन करें बच्चों, शाबाश। सेकंड चैप्टर आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अभी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे फर्स्ट में अगर हम बात करें, आप सबके सामने बुक्स हैं, तो एक जर्नल आपको समझाने के लिए कि एटम की जब भी हम बात करते हैं तो एटम के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो हमारे पास क्या हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी एटम की बात करते हो तो एटम के सेंटर के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास क्या प्रेजेंट है, शेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर तो सब बच्चों के माइंड के अंदर है। अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करें कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर मेनली प्रेजेंट हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स किधर हैं, इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, डिफरेंट शेल्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर हम डिटेल के अंदर देखें या एडवांस लेवल की बात करें तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जस्ट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट। इसके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस का पार्ट हैं, ठीक है, लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा है, उनका मैसेज बहुत कम है, और उनका जैसे हम कहते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन निग्लिजिबल है, तो हम बेसिक लेवल के ऊपर उसकी इतनी ज़्यादा बात नहीं करते। तो जनरली अगर हम बात करें कि हम कहते हैं कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, कि जस्ट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स नहीं, आपके 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हम उनको देखते हैं, उनके अंदर आपके पास मीजॉन्स आ जाते हैं, पॉजिट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स कुछ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि जिनको कहा जाता है कि ये न्यूक्लियस का पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम जो देखते हैं कि बेसिकली जब हम बात करते हैं किसी एटम के अंदर जनरली कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो हम इन पार्टिकल्स को कहते हैं दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। आप जब बात करो ना सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब एटम के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं, तो सब एटॉमिक पार्टिकल 3 नहीं है, उससे ज़्यादा है, वो मोर देन 100 है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। लेकिन जब हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके पास बेसिकली क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके पास जस्ट 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। वो हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, आपके पास हैं प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ आपको गिवन है, इस चैप्टर को डिटेल में देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वगैरह की हम इनको रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। एज वी ऑलरेडी नो, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी पॉजिटिव से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आप इसको क्या करते हो, ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हो। न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आप चार्ज इसके ऊपर 0 है, तो आप इसके ऊपर मेंशन क्या करते हो, 0 मेंशन करते हो। अब अगर लोकेशन की बात करें, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट within the nucleus and electrons are present in the shells around the nucleus. फर्दर अगर हम बात करें इनकी डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी के जो ईयर्स हैं या जो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, सबसे फर्स्ट में आपने बच्चों मैट्रिक के अंदर 9th क्लास के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड, जिसके थ्रू उसने कैथोड रेस को डिस्कवर किया था। और बाद में जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था जिसने उन कैथोड रेस की फर्दर जो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको डिस्कवर किया और कहा कि आपके पास ये जो कैथोड रेस हैं ये एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, दीज आर द एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। तो 1897 के अंदर बेसिक, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, बेसिक एक्सपेरिमेंट तो विलियम क्रूक्स ने किया था, ठीक है। लेकिन आपके पास जो मेजर साइंटिस्ट जिसकी कंट्रीब्यूशन है इन डिटर्मिनिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट वन इज़ द जे थॉमसन। तो हम ये क्रेडिट भी जे थॉमसन को जाता है कि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। मेनली जब भी हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो हम जे थॉमसन का नाम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 1986 के अंदर एक और उसी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उसको देखा गया, उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया और उसमें देखा गया कैथोड रेज के साथ साथ कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इनको सबसे पहले गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया। उसके बाद फिर 1920s के अंदर अगर हम फर्दर डिटेल देखें, 1920s के अंदर रदरफोर्ड साइंटिस्ट था जिसने फर्दर कंफर्म किया कि दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एक्चुअली प्रोटॉन्स। एंड उससे नेक्स्ट हम बात करें, फिर 1932 के अंदर चैडविक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके थ्रू उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो ये एक आपके पास इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं या जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो बेसिक हैं उनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम।
अच्छा, उसके बाद बच्चों जो इस चैप्टर का आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक है, दैट वन इज़ द एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लॉन नंबर मींस आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, अभी जैसे लास्ट चैप्टर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, तो उसके अंदर आपने हिस्ट्री के अंदर देखा था कि स्टार्ट के अंदर जितने साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम किया, उन सब ने बेसिस रखा एटॉमिक मास। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी प्रॉपर्टीज़ है आपके पास किसी भी एलिमेंट की, वो मेनली डिपेंड कर रही है उसके एटॉमिक मास के ऊपर। आप अगर उसको दोबारा रिपीट करें, डिवाइज़र ने जितना काम किया, अलराजी ने क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की, उसके बाद आपके पास डोब्राइनर ट्राइड्स था, न्यूलैंड था, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, ये सारे के सारे बेस कर रहे थे एटॉमिक मास के ऊपर। तो एक टाइम था जब तक कि आपका जो एटॉमिक मास था उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। ये समझा जाता था कि एलिमेंट्स की सारी किसी एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक मास। हम कहते हैं जैसे आपका एक आइडेंटिटी होती है, आपका ID कार्ड नंबर, तो वहाँ ये कंसिडर किया जाता था कि हम एटॉमिक मास जो है वो भी किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी है। अनटिल आपके पास 1913 के अंदर हेनरी मोज़ले साइंटिस्ट था, जिसने एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया, जिसके थ्रू उसने जो एक नई चीज़ डिस्कवर की। उसने क्या किया, उसके पास कुछ एटम्स थे। अब यहाँ जैसे मैं यहाँ शो कर रही हूँ कि आपके पास सपोज ये न्यूक्लियस है एंड बाहर ये आपके पास हैं शेल्स। ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो उसने इन एटम्स के ऊपर बम्बार्डमेंट कराई, किसकी कराई, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की, कैथोड रेस की। उसने जब हाई एनर्जी कैथोड रेस की बम्बार्डमेंट कराई एटम्स के ऊपर, व्हेन एटम्स वर हिट बाय हाई एनर्जी कैथोड रेस, तो इन एटम्स में से कुछ एक्स रेस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, एक्स रेस प्रोड्यूस हुई। अब डिफरेंट एटम्स ने डिफरेंट एक्स रेस प्रोड्यूस की, और उसने मींस के आपका जो एटम्स हैं उसने डिफरेंट एटम्स यूज़ किए। कुछ छोटे साइज़ के एटम जिनके मासेस कम हैं, जिनका एटॉमिक नंबर कम है, कुछ जिनके एटॉमिक नंबर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ हैवियर एटम्स, कुछ आपके पास जो स्मॉलर एटम्स, उनको लाइटर एटम्स को उसने यूज़ किया। तो उसने देखा कि जो डिफरेंट एटम्स हैं वो डिफरेंट टाइप की जो एक्स रेज हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। टाइप का मतलब क्या है, एक्स रेज जो रेडिएशंस है ना बच्चों, इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। तो उसने देखा कि हर एटम में से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो हैं वो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप यहाँ कंसिडर कर सकते हो, उसको एनर्जी नेक्स्ट हम देखेंगे उसको भी डिटेल के अंदर। तो आप कह सकते हो कि हर एटम में से डिफरेंट एनर्जी की रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही थी। तो उसने जो ओवरऑल ऑब्जर्व किया, उसने कहा कि किसी एटम में से कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन प्रोड्यूस होगी, उसका रिलेशनशिप उसने बताया एटॉमिक नंबर के साथ। उसने कहा कि ये चीज़ किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो डिटर्मिन कर रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अगर आपका एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा है तो आपकी जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो रही है। तो उसने एक जो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक जो रिलेशनशिप बताया, उसने क्या कहा कि आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम म्यू से इस तरह से म्यू से डिनोट करते हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक आइडिया हुआ कि एटॉमिक नंबर इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, या आप कहते हो दिस वन इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। लास्ट चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बच्चों कि अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक मैसेज एक जैसे हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी एलिमेंट की। लाइक अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो वो एलिमेंट कार्बन ही होगा, वो नाइट्रोजन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आपका एटॉमिक मैस अगर 14 है तो वो कार्बन का कोई आइसोटोप भी हो सकता है और वो नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो आप इसको यूनिक आइडेंटिटी एटॉमिक मास को तो कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ से फिर ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि एज द एटॉमिक नंबर इज़ द बेसिक आइडेंटिटी द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। सो जो पीरियोडिक टेबल था उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, जो मंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसको कन्वर्ट कर दिया एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है, तो वो जो अभी आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दैट वन इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। तो आप क्या कहते हो, एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, न्यूट्रल एटम मीन्स जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप के पास न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का नंबर सेम है। या आप एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन भी क्या कर सकते हो, इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ आल्सो कंसिडर्ड द एटॉमिक नंबर। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज़रा से बड़े प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे ना। तो जैसे कार्बन है, न्यूट्रल है, तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन है,
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 ही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रल एटम के केस के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर सेम है एज कम्पेयर टू इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, ठीक है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो एटॉमिक नंबर। तो ये आपके पास यहाँ से फिर आइडिया हुआ कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, वो डिटर्मन करते हैं हम बाय इट्स एटॉमिक नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक दूसरी टर्म जो है मैस नंबर, आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, ठीक है। मैस नंबर और एटॉमिक मैस भी हम इसको कहते हैं। मैस नंबर आपके पास क्या होता है, मैस नंबर आपको डेफिनेशन आइडिया है, इट इज़ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। अब जैसे ऑलरेडी अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास एटॉमिक नंबर है ना, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैस नंबर को आप ए से रिप्रेजेंट करते हो एंड एटॉमिक नंबर को आप जी से रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि जी से हम इसको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। जी जो वर्ड है ये आपके जो लेटर है ये आया है जहल से, ZAHL, जहल। एंड जर्मन लैंग्वेज के अंदर जहल का मीनिंग है नंबर, ठीक है। तो बहुत से जर्मन साइंटिस्ट थे जो कि काम कर रहे थे इसके ऊपर, एटॉमिक नंबर को फर्दर डिटर्मन करना, इन सारी चीज़ों को देखना। तो उस वक्त इसके लिए टर्म यूज़ की गई जहल, ठीक है। और बाद में फिर इसी जहल का जो फर्स्ट लेटर है उसको यूज़ किया गया टू डिनोट द एटॉमिक नंबर। तो जी आपके पास कहाँ से आया, जहल वर्ड से आया, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें आपके पास जो है मैस नंबर जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम देखते हैं कि आपके पास जो मैस नंबर है ये इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मैस ना किसी भी एटम का जो मैस है ना वो एक्चुअली ओवरऑल एटम का जो हम कहते हैं कि उसका जो पूरा मैस है वो कंसंट्रेटेड है विद इन द न्यूक्लियस। लाइक अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का आइडिया हो, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के मैसेस का आइडिया हो, तो हम उस एटम का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो ए टर्म है इसको जनरली कहाँ से यूज़ किया गया, इसको यूज़ किया गया एटम का जो ए है ना उसको उठा के एटॉमिक मैस कहा गया, ठीक है। तो ए मीन्स एटम या एटॉमिक मैस एंड जी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द जहल, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें आपका इसके अंदर ए जी एटॉमिक नंबर एन डिनोट करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। अब किसी भी एटम की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे की जाती है, काफ़ी इजी है। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे हम करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल, जिसमें हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि किसी भी एलिमेंट को, जो एलिमेंट है उसको हम लिखते हैं X इज़ एन एलिमेंट, Z इज़ इट्स एटॉमिक नंबर एंड A इज़ द एटॉमिक मास, ठीक है। आपको यहाँ मेंशन भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम एल्यूमिनियम एटम की एग्जांपल लें तो एल्यूमिनियम का जो बॉटम के अंदर लिखा हुआ है दिस वन इज़ एटॉमिक नंबर, एंड जो टॉप के ऊपर लेफ्ट टॉप के ऊपर लिखा हुआ है ये आपके पास क्या है, इसका एटॉमिक मास। सिमिलरली अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन को हम करेंगे 6 एंड 12, ठीक है। तो आपका जो 6 होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, 12 आपके पास एटॉमिक मास होगा। तो आपको ये सिंबल गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं आपको सिंबल दूँ और आपसे कहूँ कि इसके एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस फंडामेंटल पार्टिकल्स का नंबर निकालें, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जो एटॉमिक नंबर है डेट वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, सो 13 प्रोटॉन्स हैं। इसका मैस नंबर क्या है, 27 है। आपको अगर बच्चों मैस नंबर पता हो, मींस ए पता हो और एटॉमिक नंबर पता हो, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो ना। आप मैस में से नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 14 एंड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलर वे के अंदर आप बहुत से जो बाकी एग्जांपल्स उनके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको फिंगर टिप्स पे है ना उनके एटॉमिक नंबर्स एंड मैसेस, तो उन सब के अंदर आप जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनकी इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि अगर हमारे पास केसेस आ जाएं आइंस के, तो आइंस के केसेस के अंदर हम कैसे बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द केस ऑफ आइंस। अगर हम आइंस का केस हो तो उस केस के अंदर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें वही एग्जांपल गिवन है एल्यूमिनियम आयन की। अब एल्यूमिनियम आयन में देखिए आपके पास चार्ज है 3 पॉजिटिव, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट किया गया, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज को इसकी जो राइट साइड के ऊपर टॉप पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। आपको पता है आइंस के ऊपर जो चार्जेस हैं हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सोडियम है +1 है, आपके पास जो लिथियम है वो +1 है, तो राइट साइड के ऊपर आप टॉप पे रिप्रेजेंट करते हो। 13 एटॉमिक नंबर है, 27 एटॉमिक मास है। तो ये अब आयन है आपके पास, ठीक है। अब ये न्यूट्रल एटम नहीं है, इसको अपने माइंड में रखना है। तो आपके प्रोटॉन्स कितने हैं 13, आप जो न्यूट्रॉन्स हैं उसको कैसे निकालेंगे, 27 माइनस 13 आपके पास आएंगे 14। इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे निकालोगे, अब ये आपके पास यहाँ न्यूट्रल एटम नहीं है। इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम तो आप डायरेक्टली लिख देते हैं जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, आप देखिए इसके ऊपर चार्ज चेक करें, 3 पॉजिटिव है, इट मीन इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हुए हैं। तो आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे 13 जो था उसमें से 3 को माइनस कर दें, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, ठीक है। अब कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, आप ऑलरेडी फेमिलियर हो तो उसके ऊपर क्या आ जाता है,
पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दिस वन इज़ कॉल्ड द कैटाइन। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलें, क्लोराइडाइन एनाइन की एग्जांपल है हमारे पास। इसके ऊपर देखिए नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ रिप्रेजेंट, नेगेटिव चार्ज मींस स्पीशी हैज़ गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है। इसके ऊपर प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर की इक्वल 17 है, न्यूट्रॉन्स 35 - 17 18 आपके पास, एंड इलेक्ट्रॉन्स अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप के पास एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। अब इस एनाइन जब है तो इट मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीशी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो अब -1 चार्ज इट मीन्स उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17 + 1 = 18, ठीक है। उसके बाद आपको एक टेबल गिवन है। इसके अलावा भी आप डिफरेंट जो एग्जांपल्स उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए जो है वही टेबल रखा सेम। अब आप देखें यहाँ ऑक्सीजन आपके पास O-2 का मतलब है दिस वन इज़ N9 जिसके ऊपर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन्स हैं 8, न्यूट्रॉन्स हैं 8, ठीक है। चीज़ें तो कंफर्म होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स उसने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, मीन्स 8 में आप क्या करेंगे, 2 को प्लस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सल्फाइड की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, आपके इसका भी -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। सल्फर के अंदर 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन्स हैं, एंड 16 में 2 प्लस करें 18 आ जाएगा। फास्फोरस के ऊपर -3 चार्ज है, मीन इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किए। तो आपके पास इसमें जो आपके पास फास्फोरस का अगर आप याद रखें ना, इसका एटॉमिक नंबर, तो आपके पास एटॉमिक नंबर है 15, एटॉमिक मास है 31, तो इट मीन्स इसमें 15 प्रोटॉन है एंड 16 न्यूट्रॉन है ऑलरेडी, ठीक है। और अगर हम बात करें 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा गेन किए तो 15 + 3 = 18, तो आपके पास क्या आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो इसके अलावा आप डिफरेंट स्पीशीज़ के उठा के उसके अंदर जैसे Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव 2, फ्लोराइड, इनके जो डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट जो आपके पास आइंस हैं, उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट कीप इन माइंड कि इन केस ऑफ कैटाइन आपने उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज है आपने प्रोटॉन्स में से उतने जो नंबर उसको माइनस कर देना है, ठीक है। एंड आपके पास जो केस है दूसरा N9 का, तो उसमें उसके ऊपर जितना चार्ज है आपने क्या करना है, उसमें वो वाला जो नंबर है वो उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में प्लस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड टॉपिक है, दैट वन इज़ द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फंडामेंटल पार्टिकल्स, कि आपका ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स अभी हमने देखे, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। अब सबसे फर्स्ट में देखें व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आप क्या है कि कोई भी आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। एक पॉजिटिवली चार्ज साइड है और एक नेगेटिवली चार्ज साइड है, तो इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दिस वन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चार्जेस की जो सेपरेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन, ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया, आप इसको देखें, बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन देयर मैसेज एंड द चार्ज, की दो चीज़ें हैं जो कि उसको अफेक्ट करती हैं। इफ वी अलाउ द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स टू पास on one by one at the same speed through the electric field, they show their behavior as follows, कि अगर हम इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो मूव करवाएं तो उनका बिहेवियर किस तरह से होगा। अगर आप देखें न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स आपके पास क्या है, ये न्यूट्रॉन्स आपके पास है न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये किसी भी साइड के ऊपर ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ना तो ये पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, ना ही ये जाएंगे नेगेटिव साइड पे। तो आपकी यही ऑब्जर्वेशन यहाँ मेंशन है, दिस आर द न्यूट्रल नॉट डिफ्लेक्टेड बट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो डायग्राम उससे भी ये चीज़ बताती हूँ कि इनके ऊपर चार्ज 0 है, तो ये क्या करेंगे, स्ट्रेट मूव करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में किसी पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज साइड पे नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसे स्पेशल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो तो उसको कोई दूसरा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। सेकंड आपके पास गिवन है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये किस साइड पे जाते हैं, नेगेटिव प्लेट की साइड पे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये डिफ्लेक्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। एंड जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन को जब ऑब्जर्व किया गया तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन जो थी वो ग्रेटर थी एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, 1836 टाइम्स उसकी जो हायर थी एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आपके पास क्वेश्चन गिवन है, अब वेट, यहाँ हम ये कर लेते हैं, आपके पास आएगा 1836 टाइम्स ग्रेटर, ठीक है। ये जो आप सिंपली यहाँ करोगे 18
3 से 1/1836 नहीं 1836 टाइम ग्रेटर डिफ्लेक्शन थी इलेक्ट्रॉन की एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि वाई डू इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट मोर, इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटर पार्टिकल है, और लाइटर पार्टिकल आपके पास क्या होंगे जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब आप देखें जब आप किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो स्लोली मूव करेंगे, आहिस्ता मूव करेंगे, लेकिन जो लाइटर पार्टिकल्स हैं फ़ौरन से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप जैसे मैग्नेट वगैरह भी आप किसी चीज़ के साथ रखें सपोज, तो लाइटर पार्टिकल्स छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं फ़ौरन से उनको अट्रैक्ट करेगा, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो जो प्रोटॉन के मास से 1836 टाइम लेस है। ठीक है, अगर हम बात करें कि टोटल प्रोटॉन के मास है 1836 टाइम्स, तो उनका जस्ट 1 पार्ट है इलेक्ट्रॉन का मास, तो उसका मास उससे कम है। तो आपके पास जो लाइटर पार्टिकल्स हैं इनकी बेंडिंग ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास रीज़न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डू इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट मोर एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हम यहाँ आपको डिफ्लेक्शन गिवन है, यहाँ देखें आपको डिफ्लेक्शन गिवन है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं ये स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, एंड न्यूट्रॉन्स मींस इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं हुआ। अब ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो आपके जो है प्रोटॉन्स हैं ये क्या करें, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर मूव कर रहे हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि आपके पास जो भी बताया ना कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसका ये मतलब है वेट कि जैसे देखें आपके पास ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन झुकाव ज़्यादा है, लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो डिफ्लेक्शन है मीन्स अपने रास्ते से इसका जो डिफ्लेक्ट होना वो कम है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। अगर आपके पास एक स्पीशी है वो अपना पाथ फ़ौरन से चेंज करती है तो हम कहते हैं इसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, और एक स्पीशी है जो अपना पाथ आहिस्ता आहिस्ता जाके चेंज कर रही है तो आप कहते हैं इसमें डिफ्लेक्शन क्या है, कम है। तो हम इसको बात करते हैं डिफ्लेक्शन को। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। रीज़न हमने डिस्कस की इसकी। उसके बाद हमारे पास है कि डिफ्लेक्शन को मेजर करने के हमारे पास 2 वेज़ हैं कि डिफ्लेक्शन किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे फर्स्ट में अगर हम बात करें कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल यही चीज़ है जो हमने ये अभी देखी, ये आपके पास ये एंगल, ये वाला एंगल। अब ये देखें ये स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, मैं कहूँ एक स्पीशी आ रही है वो यहाँ से फ़ौरन इधर डिफ्लेक्ट करेगी तो उसका ये जो एंगल होगा ये ज़्यादा होगा, और एक स्पीशी है जो कि क्या करेगी वो आहिस्ता आहिस्ता जाके डिफ्लेक्ट होगी तो उसका ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आपके पास जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आपको नेक्स्ट क्या गिवन है कि आपके पास जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है कि कितने एंगल से स्पीशी डिफ्लेक्ट होगी, दिस वन इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि स्पीशी के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा है उसकी डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा हो रही है। लाइक अगर न्यूट्रॉन है देखें तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं था, तो आपका जो न्यूट्रॉन है वो क्या किया, स्ट्रेट मूव किया, लेकिन उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज था तो आपके पास वो उन्होंने क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज है। अब अगर आपके पास क्या है कोई ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उनकी डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप कंक्लूड क्या करते हो, ग्रेटर चार्ज एंड लाइटर मास, मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है ना, तो ग्रेटर चार्ज एंड लाइटर मास तो आपके पास डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकंड आपको गिवन है रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब है कि आपका वो जो स्पीशी जो मूव करके आ रही है, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो अगर एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो वो रेडियस कितना बना रही है। ठीक है, इसको मैं आप कैसे समझाऊंगी, जैसे देखिए आपके पास एक गाड़ी है, कार है, उसको आपने किसी जगह से टर्न करना है तो आप क्या करते हो, आप एक बड़ा सर्कल बना के उसको टर्न करते हो, लेकिन उसके साथ कंपैरिजन में अगर आपने एक बाइक को टर्न करना है तो आप छोटा सर्कल बना के उसको टर्न कर लेते हो। तो किस केस में जो सर्कल बनता है उसका रेडियस ज़्यादा होता है, हैवियर जो व्हीकल है उसके केस के अंदर ज़्यादा होगा ना। बाइक के केस में तो फ़ौरन से टर्न हो जाता है, लेकिन अगर गाड़ी इस तरह किसी चीज़ को आपने टर्न करना है तो वो क्या होगी, उसका टर्न मुश्किल होगा। ठीक है, वो काफ़ी बड़ा सर्कल बना के टर्न करेगा। तो यहाँ हम कहते हैं कि अगर जो रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, कि आपका स्पीशी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका रेडियस इतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी एग्जांपल से भी मैंने आपको बताया। एंड दिस वन इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इट मीन्स आपके पास जो हैवियर पार्टिकल्स हैं उनके क्या होते हैं, लार्जर रेडियस होते हैं, और उनकी मतलब वो ऐसे कर्व बना के आते हैं कि ऐसे मूव फील ऐसे होता है कि वो स्ट्रेट पाथ पे ही मूव कर रहे हैं।
ठीक है, उनका रेडियस इतना ज़्यादा होता है कि ऐसे फीलिंग आती है कि जैसे वो स्ट्रेट पाथ पे ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि दिस कर्व लेस, लेकिन जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो फ़ौरन से टर्न अगर कर जाएंगे, रेडियस कम होगा और उनकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम क्या कंक्लूड करते हैं, समरी पॉइंट्स हमारे पास क्या है कि आपके पास जो न्यूट्रॉन्स है उसके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, प्रोटॉन्स के अंदर स्लाइड डिफ्लेक्शन होती है नेगेटिव प्लेट की तरफ, एंड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन होती है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लाइटर हैं एंड फास्ट टर्निंग है, मीन्स कि जल्दी ये टर्न ले लेंगे ड्यू टू देयर स्मॉल मैसेज। ठीक है, लाइटर मैसेज। उसके बाद बच्चों आपको एक टेबल गिवन है, ये जो सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन किया हुआ है। सबसे फर्स्ट में अगर हम देखें न्यूट्रॉन के ऊपर, तो बच्चों आपको पता है चार्ज 0 है। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोटॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्जेस की वैल्यूज़ ये हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए जो रिलेटिव चार्जेस हम कंसिडर करते हैं, अब एक्चुअल चार्जेस की वैल्यूज़ ये हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए हम जो चार्जेस की वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं वो हम क्या करते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर है +1 एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर है -1 चार्ज। कैलकुलेशन वगैरह के अंदर भी हम यही यूज़ करते हैं, एंड न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। नेक्स्ट आपको कंपैरिजन गिवन है इनके मैसेज में, एक मैसेज है किलोग्राम्स में, एक मैस है AMU में। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हमने ये दोनों वैल्यूज़ कैसे याद रखनी है, तो उसका आपको मेथड बताती हूँ। आप जस्ट ये AMU वैल्यूज़ याद कर लें, तो किलोग्राम्स वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आप उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो अगर आपने AMU को मैस में कन्वर्ट करना, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, AMU को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपने सिंपली उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर यहाँ आपने जो प्रोटॉन का मैस है वो 1.0073 है, तो 1.0073 को आप मल्टीप्लाई करें 1.66 इंटू 10⁻⁻27 के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा यही वाली वैल्यू। ठीक है, तो आप इनके AMU के अंदर मैसेज को याद रख लें, उनको सिंपली इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो मैस है वो किलोग्राम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और आप वहाँ से फिर उसमें ये होगा कि आपको ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो याद नहीं रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जस्ट एक नंबर याद करें, उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर इन वैल्यूज़ के अंदर आ जाएगा। कुछ ये नंबर्स तो आपको वैसे भी ऑलरेडी भी याद होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह के मैसेज हैं, फिर 2 बार करेंगे तो आपको ये जो नंबर्स हैं ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर।